मेरा नाम प्रिया है। उम्र 30 साल। शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन जिस रिश्ते की डोर मुझे बांधनी थी वो तो बस एक रस्म बनकर रह गई है। संगीत। मेरे पति संजय एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क है। काम के बाद थक हारे आते हैं और अक्सर चुप रहते हैं। शायद उन्होंने जिंदगी में मुझे एक जिम्मेदारी की तरह निभाया, प्यार की तरह नहीं। बीते कुछ हफ्तों से शरीर में एक अजीब सी जलन और दर्द महसूस हो रहा था। मैंने पहले सोचा समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तकलीफ बढ़ गई तब मेरी पड़ोसी रश्मि ने सलाह दी, तू एक बार डॉक्टर आरव के पास जा। बहुत सुलझा हुआ आदमी है, कोई गलत नजरिया नहीं रखता। डॉक्टर आरव नाम सुना था कई बार, लेकिन मिलने का साहस कभी नहीं हुआ था। हमारे कस्बे में जब कोई महिला किसी पुरुष डॉक्टर से दिखवाने जाए तो बातें बनने में देर नहीं लगती। मैं झिझकी, लेकिन जब रात को करवट बदलते बदलते मेरी आंखें भीगने लगी तो मैंने तय किया अब और नहीं सहूंगी। अगली सुबह रश्मि मुझे स्कूटर पर बैठाकर क्लिनिक ले गई। डॉक्टर आरव का क्लिनिक बहुत साधारण था, लेकिन साफ सुथरा और शांति से भरा हुआ। प्रतीकालय में 4-5 औरतें बैठी थीं। सबकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे अपनी उलझनों को अंदर ही छुपा रखा हो। जब मेरा नंबर आया तो संगीत मेरे हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खोला। डॉक्टर आरव सामने बैठे थे। सफेद कोट, हल्की दाढ़ी और बेहद शांत आंखें। उम्र लगभग 28 रही होगी। प्रिया जी, उन्होंने पूछा, मेरी फाइल पढ़ते हुए। जी, मैंने हकलाते हुए कहा, घबराइए मत, बस आराम से बताइए क्या परेशानी है। मैंने आंखें संगीत झुका लीं। वो कुछ दिन से नीचे बहुत जलन हो रही है और हल्का दर्द भी। कब से ये दिक्कत हो रही है? 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं। और क्या आपको पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मैंने गर्दन हिलाई। वो कुछ नोट करते गए। फिर उनकी आवाज थोड़ी गंभीर हुई। देखिए, मुझे आपको एक बार जांच करनी होगी ताकि सही कारण का पता चल सके। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं डॉक्टर साहब, बस दवा दे दीजिए ना प्लीज, मेरे गाल लाल हो गए थे। संगीत। कमरे में ऐसी कि ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैं समझता हूं आप शर्म महसूस कर रही हैं, उन्होंने संयत स्वर में कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं। आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए नर्स को बुला सकता हूं। नहीं, मैं कर लूंगी। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आप पर्दे के पीछे चले जाइए, बिस्तर पर लेट जाइए, मैं अभी आता हूं। उस कमरे में जहां बस एक पर्दा था और एक छोटा सा बिस्तर। मैं जैसे ही गई, मुझे लगा जैसे सैकड़ों आंखें मुझे देख रही हों। मेरे जिस्म पर जो हल्की गुलाबी सलवार कमीज थी वो अब मुझे अपनी ही दुश्मन लग रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपने कपड़े थोड़े ढीले किए और खुद को ढंग कर ले गए। धड़कनें इतनी तेज थीं कि खुद को सुन पाना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर में पर्दा हिला। डॉक्टर आरव वापस आए। रिलैक्स कीजिए, जांच में बस कुछ मिनट लगेंगे। मैंने आंखें बंद कर लीं। उनका स्पर्श बेहद सदा हुआ और संयमित था, लेकिन मेरी आत्मा फिर भी काम गई। शायद इसलिए नहीं कि उन्होंने छुआ संगीत, बल्कि इसलिए कि मैं अब तक खुद से ही नहीं जुड़ पाई थी। जांच पूरी होने के बाद मैं फिर से कपड़े ठीक करके बाहर आई। वो अपनी मेज पर कुछ लिख रहे थे। फिर मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आपको एक इन्फेक्शन है जो समय रहते संगीत पकड़ लिया गया है। क्या यह खतरनाक है? मैंने धीमे स्वर में पूछा। अगर इलाज ना हो तो हो सकता है, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको दवा दे रहा हूं, साथ ही कुछ परहेज भी। जी। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने हाल ही में कोई नया साबुन या प्रोडक्ट यूज किया है? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, एक नया साबुन खरीदा था। शायद वही वजह रही होगी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उनकी नजरें स्थिर संगीत थी, जैसे कुछ पढ़ लेना चाहती हो या शायद कुछ छुपा हुआ समझ लेना चाहती थी। ठीक है, ध्यान रखिए, 1 हफ्ते बाद फिर से दिखाइएगा। मैंने सिर हिलाया, दवाइयां ली और बाहर आ गई। लेकिन कुछ था जो अंदर ही अंदर हिल चुका था। डॉक्टर आरव की आंखों में जो सुकून था वो मेरे घर के हर हर कोने से गायब था। अगले कुछ दिन बहुत अजीब बीते। दवा लेने के बाद शरीर की तकलीफ कुछ हद तक कम तो हो गई थी, लेकिन मन का एक कोना अब और बेचैन रहने लगा था। हर बार जब आईने में खुद को देखती तो एक अजनबी सी औरत दिखती, जिसकी आंखों में थकान तो थी, पर कहीं गहराई में पलकों के संगीत पीछे कोई अनहा एहसास भी दबा था। डॉक्टर आरव की आंखें, उनका शांत व्यवहार बार बार याद आता, ना जाने क्यों। लेकिन उस मुलाकात के बाद खुद से झूठ बोलना और भी मुश्किल हो गया था। तू फिर से डॉक्टर के पास गई थी? रश्मि ने जब पूछा, मैंने बस गर्दन हिला दी। अरे तो अब दोबारा दिखा देना, आजकल उनका अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता।
हाँ, मैंने धीरे से कहा, सोच रही हूँ। और हाँ, मैं गई 1 हफ्ते संगीत बाद दोबारा उसी क्लिनिक में। इस बार मैं अकेली थी। ना कोई स्कूटर, ना कोई सहेली, बस एक मैं और मेरे भीतर की बेचैनी। वेटिंग रूम में बैठी मैं अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी कि अब शरीर से ज्यादा मन दुखता है। प्रिया जी, उनकी आवाज जैसे कानों में कुछ सुकून सा लेकर आई। संगीत, मैं मुस्कुरा भी न सकी, बस धीमे कदमों से उनके कमरे में दाखिल हुई। कैसी तबीयत है अब? उन्होंने पूछा, वही सहज मुस्कान लिए। थोड़ा बेहतर। मैंने नजरें झुका लीं। ये अच्छा है। उन्होंने फाइल में कुछ लिखा, फिर थोड़ी देर चुप रहे। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहने जा रहे हों, फिर रुक गए। क्या मैं कुछ पूछ संगीत सकता हूं? अगर आप बुरा ना माने, उन्होंने पूछा। जी, मैं थोड़ी चौंक गई। आप बहुत थकी हुई लगती है, सिर्फ बीमार शरीर वाली नहीं, जैसे कोई बोझ हो दिल पर। संगीत, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा? मैंने परखों की कोर से उनकी तरफ देखा। कैसे समझ लिया संगीत उन्होंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने झूठ बोला जैसे हमेशा बोलती आई हूं। ठीक है। उन्होंने बस इतना कहा और फिर धीरे से पूछा, क्या आपको कोई और तकलीफ हो रही है अब भी? नहीं। संगीत, शरीर तो ठीक है अब, पर कभी कभी रात को बहुत बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, दिल घबराता है। क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट है? वो सवाल जो किसी डॉक्टर से नहीं, किसी हमदर्द से आता है। मैं नहीं जानती। मेरी आवाज हल्की काम गई थी। संगीत। डॉक्टर आरव चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, देखिए प्रिया जी, इलाज सिर्फ शरीर का नहीं होता, कभी कभी मन का भी करना पड़ता है, और उस इलाज के लिए दवा नहीं, कोई सुनने वाला चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें जैसे कह रही थी, मैं सुन सकता हूं। अगले कुछ मिनटों तक हम दोनों चुप रहे। मैंने उन्हें देखा, पहली बार गौर से देखा। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, किसी अधूरी कहानी के पन्ने जैसे लगे, जो शायद मेरी ही तरह अधूरे थे। आप बहुत सुलझे हुए लगते हैं, मैंने धीमे से कहा। शायद इसलिए कि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। क्या खोया? मैंने खुद से पूछे बिना बोल दिया। मेरी पत्नी। उन्होंने नजरें झुका लीं। वो 3 साल पहले चली गई, एक दुर्घटना में। तब से मैंने खुद को संगीत सिर्फ काम में झोंक दिया। शायद इसलिए मरीजों से अलग तरह से जुड़ जाता हूं। मैं अवाक रह गई। उस दिन हमने पहली बार बात की, एक डॉक्टर और मरीज से परे, इंसान और इंसान की तरह। मैं क्लिनिक से निकली तो बदन हल्का था, पर दिल भारी, क्योंकि अब जो दर्द था उसका नाम था जज्बात। उस दिन के बाद से डॉक्टर आरव का नाम मेरे मन में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहा। अब वो मेरे दिमाग की उलझनों, संगीत में भी आते थे और मेरे सपनों के कोनों में भी। कभी उनकी बातों की गूंज सुनाई देती। इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, संगीत होता, मन का भी। और कभी उनका चेहरा आंखों के सामने तैर जाता। मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। ये एहसास अब बीमारी नहीं था, लेकिन इलाज भी नहीं था। एक शाम मैं क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। अपॉइंटमेंट नहीं था, बस एक बहाना चाहिए था। प्रिया जी, आपको अपॉइंटमेंट नहीं था ना? क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, बस रिपोर्ट दिखानी थी। मैंने झूठ कहा। मेरी झूठ बोलने की आदत अब आदत नहीं, लाचारी बन चुकी थी। जब मैं उनके सामने बैठी तो वो थोड़ा चौंके। आप अचानक, उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा। रिपोर्ट थी दिखानी, वैसे कोई खास बात नहीं। मैंने नजरें चुराई। उन्होंने रिपोर्ट ली, देखी नहीं, बस मेरी आंखों में देखा। आंख ठीक नहीं लग रही। सब ठीक है, मैंने जवाब नहीं दिया। वो चुप रहे, फिर बोले, प्रिया जी, क्या आप चाय पियेंगी? चाय? मैं चौंकी। डॉक्टर और मरीज के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। यहाँ नहीं, पास ही एक जगह है। कुछ देर बाद हम क्लिनिक से बाहर थे। छोटा सा कैफे, 2 कप चाय और ढेर सारी चुपियां। संगीत, आप अकेली हैं क्या? आरव ने पूछा। कभी थी नहीं, अब हूं। मेरे शब्दों में दर्द था। संगीत, जिसे मैंने कभी जोर से नहीं कहा। पति है, पर जैसे होते हुए भी नहीं है। हमारे बीच अब रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों की तरह बचे हैं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से मुझे देखा, जैसे हर अनदेखे शब्द को सुन रहे हो। और आप? मैंने पूछा। मैं तो अब कुछ भी नहीं हूं, एक डॉक्टर हूं बस, जो दिन में बीमारियां ठीक करता है और रात को अकेलापन पीता है। उस शाम कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। हमारी मुलाकात अब इलाज नहीं रही, अब वो रिश्ते की शक्ल लेने लगी थी, जिसे हम खुद नाम नहीं दे पा रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा, प्रिया जी, क्या आप कल थोड़ी देर के लिए क्लिनिक के बाद रुक सकती हैं? क्यों? मैंने पूछा। बस कुछ बातें हैं जो सिर्फ अकेले में कही जा सकती हैं।
अगले दिन शाम को क्लिनिक में सन्नाटा था। स्टाफ जा चुके थे। मैं बैठी थी। एक अजीब सी घबराहट ली। आरव अंदर आए। सफ़ेद कोट उतार चुके थे। अब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं लग रहे थे, एक पुरुष थे जिसकी आंखों में मुझसे कुछ कहने की बेचैनी थी। आपसे कुछ कहना है, पर डरता हूं, उन्होंने कहा। क्या? शायद जो महसूस कर रहा हूं वो कहना आसान नहीं। आप कहिए। शायद सुनना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। मैंने कहा, मेरी आवाज़ थरथरा रही थी। प्रिया, मैं तुम्हें सोचता हूं। दिन रात हर पल मैं यह जानता हूं कि यह सब सही नहीं है, लेकिन मन तो किसी किताब का पन्ना नहीं जो नियमों से चलता है। और अब मैंने पहली बार उन्हें नाम से पुकारा। मैं भी बदल रही हूं। तुम्हारे लिए मेरी आंखें भीग गई थीं। तो क्या यह प्यार है? उन्होंने पूछा। शायद संगीत, मैंने कहा, या शायद वो अपनापन जो कभी मिला ही नहीं। उस रात हम कुछ भी कहे बिना एक दूसरे के सामने बैठे रहे। कोई स्पर्श नहीं, कोई सीमा लांघे नहीं गई। फिर भी सब कुछ बदल गया था। उस मौन ने बता दिया, ये रिश्ता अब सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का नहीं रहा। वो शाम जब मैं आरव के सामने चुप बैठी थी, ना कुछ पूछा, ना कुछ कहा। संगीत, लेकिन मेरी सांसें सब बयां कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढ रहे थे, एक छुपी हुई इजाजत, या शायद एक आखिरी सवाल। प्रिया, क्या हम गलत है? आरव की आवाज टूटी सी थी। मैं चुप रही। मेरे हंठ कांपे। संगीत, लेकिन शब्द नहीं निकले। अगर तुम्हें कभी लगा कि यह सब तुम्हारे लिए बोझ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह बन रही है तो मैं उसे खाली नहीं जाने दूंगा। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें संगीत कुछ बदल गई थीं। अब उनमें एक सेंध थी, एक डर, एक चाह और एक बेबस इकरार। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। सुनील बगल में सो रहे थे, लेकिन अब उनके साथ कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। फोन की स्क्रीन पर आरव का मैसेज चमक रहा था। कभी कभी सोचता हूं तुम्हें छू भी लूं तो क्या पाप कहलाऊंगा? मैंने जवाब नहीं दिया। पर फिर लगता है तुम्हें बिना छुए रह जाना शायद उससे भी बड़ा पाप होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कन